हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। मेरा आज का विषय है सामाजिक न्याय। ये शब्द सामाजिक न्याय, जिसका इंग्लिश में मतलब सोशल जस्टिस है, ये एक ऐसा शब्द है जिसके नाम पर पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे देश में आज भी राज कर रही हैं। और ये शब्द कहाँ से आया, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, किसने इस शब्द को गढ़ा, मैं आज आपको ये बात बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 1857 में ही अंग्रेज़ भारत को छोड़ चुके होते, वो यहाँ से भाग गए होते, यदि उस समय की 3 रियासतों ने उनका साथ ना दिया होता। और ये अंग्रेज़ों की सेना में ज़्यादातर जो सिपाही थे वो हमारे हिंदू थे, हिंदुस्तान के थे। उनमें हिंदुओं की अलग अलग जातियों और प्रजातियों के लोग थे, उनमें मुसलमान लोग भी थे, पर उस समय मुसलमान भी अपने आप को भारतीय मानते थे। इस प्रकार से एक सेना ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश आर्मी की तैयार हुई, जिसे ब्रिटिश इंडियन आर्मी बोला गया। और इसके अंदर ज़्यादातर जो सिपाही थे वो भारत के थे, जिन्हें नेटिव्स कहा गया। और इनके ऊपर जो अधिकारी वर्ग के लोग थे उन्हें ब्रिटिश ऑफिसर्स कहा गया। और इस प्रकार से ये नेटिव्स जो है, जो हमारी सेना के अंदर थे, भारतीय सेना के अंदर थे, जो ब्रिटिश भारतीय सेना कहलाती थी, उसमें जो ये नेटिव्स थे, जब इन्हें ये पता लगा कि हमें अपने उन क्रांतिकारियों के खिलाफ लड़ना है या उन रियासतों के सैनिकों के खिलाफ लड़ना है जो कि इस देश को आज़ादी दिलाने का कार्य कर रहे हैं या इसको अंग्रेज़ों को खदेड़ने का कार्य कर रहे हैं, तो इनके मन में भी उन सिपाहियों की तरह ही राष्ट्रीयता की या राष्ट्र प्रेम की भावना जो है वो हिलोरे मारने लगी, जिससे इनके मन में भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनका साथ देने की बातें होने लगी। इससे अंग्रेज़ों को जब ये पता लगा तो उनके पांव उखड़ने लगे। लेकिन उसी समय, जैसे मैंने बताया, 3 रियासतें थी जिनकी सेनाओं के साथ मिलकर के इन्होंने इस विद्रोह को कुचलने का सफल प्रयास किया। और इन 3 सेनाओं ने ही अंग्रेज़ों को ऑक्सीजन देने का भरपूर कार्य किया। अब इस 1857 का जो विद्रोह था, इसको कुचलने के बाद अंग्रेज़ों ने जो बात समझी, वो सबसे पहले तो ये बात समझी कि अगर हमें भारत पर और अधिक दिनों तक शासन करना है, इस भारत की धरती पर और राज चलाना है, तो अगर हम इन लोगों को, यानी कि भारतीय लोगों को धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर अगर विभाजित कर सकने में सफल होंगे, तो हम यहाँ और अधिक समय तक राज कर पाएंगे। और अगर हमने ऐसा नहीं किया, हमने उनको अलग थलग नहीं किया, उनके बीच में वैमनस्य के बीज अगर हमने नहीं बोए, तो फिर हमारा यहाँ टिका रहना बहुत ही मुश्किल होगा। और इसलिए उन्होंने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया। इसी सोच के साथ अंग्रेज़ों ने यहाँ एक और हिंदू और मुसलमान के बीच की जो खाई थी उसको बढ़ाना शुरू किया, और हिंदुओं की भी कई जातियों और प्रजातियों को अगड़ा और पिछड़ा कह करके उनके प्रति और भी विचार ला करके एक दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। अगड़ों की नज़र में पिछड़ों को, पिछड़ों की नज़र में अगड़ों को। और इस कार्य में 1947 में वो सफल भी हो गए, देश का विभाजन करवा करके। और लेकिन जो अगड़े और पिछड़ों की बात जो उनके मन में थी, वो आज तक भी हमारे भारतीय समाज में देखने को मिलती है। और इस सोच को अंग्रेज़ों ने एक नाम दिया कि अगड़े जो हैं वो पिछड़ों का शोषण कर रहे हैं, या अगड़े और पिछड़ों में जाति के आधार पर बहुत अधिक फासले हैं, उन्नति के, शिक्षा के, ये वो। और ये सोच करके उन्होंने इसे एक नाम दिया सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। और इस सोच को अंग्रेज़ों ने सामाजिक न्याय का नाम दे करके आज़ादी के बाद इसी सामाजिक न्याय के नाम पर ही देश में
हिंदुओं को उनकी अलग अलग जातियों में बांटकर और काम किया, और तथाकथित आज भी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो इस कार्य को करके अपना काम चलाती जा रही हैं। और इसी सामाजिक न्याय की विचारधारा को ही अपनाते हुए 1947 में कांग्रेस ने अंग्रेज़ों से सत्ता प्राप्ति के बाद अच्छी तरह से इसे भुनाया, मैं कहूँगा इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल किया, और नेहरू जी के रूप में प्रधानमंत्री होते हुए 17 साल तक बिल्कुल बिना टोक टाक के उन्होंने राज किया। यदि यहाँ सामाजिक न्याय की जगह राष्ट्रवाद की राजनीति नेहरू जी के द्वारा की गई होती तो भारत के संविधान में प्रस्तावित सबको एक समानता के अधिकार से प्रेरित किया गया होता, और सबको सबसे पहले भारतीय होने का एहसास अगर उन्होंने कराया होता तो शायद 1976 में इंदिरा गांधी को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर शब्द जोड़ने की आवश्यकता ना पड़ती। और उसी तरह से 1984 में 1984 में सिखों का भी कत्लेआम ना हुआ होता, और 1990-91 में जो कश्मीरी पंडितों का वहाँ पलायन भी हुआ और नरसंहार भी हुआ, वो भी शायद ना हुआ होता। और मैं समझता हूँ कि 1947 में धारा 370 की भी आवश्यकता ना पड़ती अगर राष्ट्रवाद की भावना को अच्छी तरह से अपना लिया गया होता। राष्ट्रवाद की भावना में जाति या धर्म का कोई भी स्थान मैं समझता हूँ नहीं होता है, और ये अंग्रेज़ों की जो सीख थी औपनिवेशिकवाद की दी हुई, ये जो भारतीय सत्ता को जो सीख थी, इसे कांग्रेसियों को सदा सत्ता पर बने रहने के लिए वो सब करने पे मजबूर कर दिया जो अंग्रेज़ शासन अपने कार्यकाल में करते थे। और उनका तो उन्हें ये बात 1857 में जो विद्रोह था उसको कुचलने के बाद ये बात समझ आ गई थी कि यदि भारत पर राज करना है तो भारतीय लोगों को एक नहीं होने देना है, क्योंकि उन्होंने इसका स्वाद 1857 में हारते हारते बचने से सीख लिया था। और अगर ये उनकी इन्हीं नीतियों का ही ये नतीजा है कि आज चारों ओर समाज में, हमारे भारतीय समाज में अराजकता फैली हुई है जहाँ तहाँ, और एक दूसरे के विरोधी धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम ही नहीं है, बल्कि हमारे भारतीय समाज की जो हिंदू जातियाँ हैं वो भी, चाहे वो ब्राह्मण हों, राजपूत हों, कायस्थ हों, शर्मा हों या गुर्जर हों, जाट हों, कोई भी हो, सब जातियों में बटे हुए हैं। और इसका पूरा का पूरा जो श्रेय है वो हमारे को जो तोहफे में दे के गए हैं अंग्रेज़, ये उनकी संकल्पना है, और जिसको हमारी सरकारों ने जब आज़ादी के बाद हाथों हाथ लिया, और उन्होंने भी इसी के आधार पर ही हमारे देश में अपना राज चलाने का पूरा काम उसी तरीके से किया। और ये सब जो आज भी है, ये आज की भारतीय राजनीति जो है, इसके केंद्र में सामाजिक न्याय है। ये एक ऐसा जिन्ह है जिसे अंग्रेज़ जाते समय हमारे देश के कर्णधारों को, मैं कहूँगा कर्णधारी थे जवाहरलाल नेहरू जी, जिसे सौंप करके गए थे कि ये लो, ये जिन्ह जिससे अपने और अपने वंशजों को सिंहासन पर बिठाकर और राजनीति उसका राज तिलक जो है हमेशा हमेशा करते रहो, क्योंकि जो बात हमें 1857 में समझ में आई थी उसके बलबूते पे हमने तो 1947 तक इसमें राज इसलिए किया क्योंकि हम तो विदेशी थे, हमें तो जाना है, लेकिन आप जो है, आपके वंशज जो हैं, आपकी जो पीढ़ियां हैं, वो इसके ऊपर राज कर सकती हैं, क्योंकि आप तो भारत के ही सुपुत्र हैं। और ये जो मैं बात बता रहा हूँ आपको कि ये जो हमारी जाति के बीच में जो दूरियां हैं, इसे अच्छी तरह से एक रिस्ले थे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में इंडियन सिविल सर्वेंट थे, ICS में, वो भारत में आए थे और उन्होंने भारत की जाति व्यवस्था को बड़ी अच्छी तरह से समझा था।
और ये उन्होंने कहा था 1872 में जब उन्होंने पहली जनगणना कराई थी। ये मैं इस किताब के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बोस और गांधी किसने दिलाई भारत को आज़ादी, ये मेजर जनरल जीडी बख्शी की लिखी हुई बुक है। इसके पेज नंबर 20 पर वो कहते हैं, जॉन रिसले के हवाले से जीडी बख्शी जी लिखते हैं, सर जॉन रिसले ने 1872 में पहला जाति के आधार पर सेंसस करवाया। उसने लिखा, भारत की सभी जातियों को वर्णों के आधार पर बांटकर एक बड़े गदर की सभी संभावनाओं को खारिज कर दिया गया। जब तक यह सिलसिला यूं ही चलता तब तक भारत में इंग्लैंड की सरकार पर कोई खतरा नहीं था। वहीं अगर भारत की विस्तृत आबादी एकजुट हो जाती तो अंग्रेज़ों को यह देश तुरंत छोड़ना पड़ता। रिसले ने इससे आगे कहा कि जब तक जाति व्यवस्था कायम है तब तक भारतीय एक देश नहीं हो सकते हैं। भारतीयों के पास खुद को एक देश व समाज की तरह देखने की क्षमता नहीं है और जब तक यह नहीं होती उन पर आराम से शासन किया जा सकता है। उन्होंने भारतीय एकता को जाति व्यवस्था की बलिवेदी पर शहीद करार देते हुए कहा, जब तक जातिवाद भारत में कायम रहेगा तब तक इसमें एकता और अखंडता की भावना कभी नहीं पनप सकती। जाति का यह ध्रुवीकरण सामाजिक न्याय की गुहार लगाकर शुरू किया गया था। अंग्रेजी सरकार ने इसे लोगों को बांटने के हथियार के रूप में काम लिया। अर्थात ये जो सोशल जस्टिस नाम का जो हथियार था, इसको अंग्रेज़ों ने भी इस्तेमाल किया और उसके बाद जब अंग्रेज़ों ने कांग्रेसियों को ये सत्ता सौंप दी तो आज तक सभी पार्टियों के शासनकाल में से अगर देखा जाए तो लगभग सभी पार्टियां इस सोशल जस्टिस के नाम पर जातियों को बांटने का जो घिनौना खेल खेल रही हैं, उससे भारत की अखंडता कभी भी एक नहीं होगी। और अगर भारत को एक रूप और एक अखंड भारत रखना है तो सबसे पहले ये सोशल जस्टिस नाम की चीज़ भी ख़त्म करनी होगी। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं आपको अगली वीडियो में ये ज़रूर बताऊँगा कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने वाले महात्मा गांधी जी जब जेल में डाल दिए गए और 1944 में जब वो जून 1944 में जब वो जेल से छूटे तो उन्होंने अपने सभी भाषणों और साक्षात्कारों में ये स्वीकार किया है कि मैं बुरी तरह टूट चुका हूँ, अब मेरे में दोबारा किसी भी तरह का कोई आंदोलन शुरू करने की क्षमता नहीं है। तो ऐसे में जब गांधी जी की ये सोच थी तो उसके बाद 1947 में भारत को आज़ादी किसने दिलाई, ये प्रश्न भारतीय इतिहास में भारत के लोगों से छिपाकर किसने रखा, क्यों रखा, इसके पीछे क्या मंशा थी, इसके विषय में मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।